हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अब तक क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने व्हाट इज़ साइकोलॉजी को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझा। हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन के इवोल्यूशन को अच्छे से समझा कि किस तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट्स दिए जैसा उनको समझ आया। और फिर हमने अपनी साइकोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन भी पढ़ी, उसके 3 कंपोनेंट्स भी हमने डिटेल में पढ़े। तो अब हम हैं अपने पार्ट 4 पे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप क्लास 11th में ही हैं या आप कोई नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और बिल्कुल ही बिगनर हैं, बिल्कुल ही शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ पहले वो पहले 3 पार्ट अच्छे से देखें। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उन 3 पार्ट्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, मतलब एक तरह से वो हमारी साइकोलॉजी का फाउंडेशन है। माना कि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हो गए हैं वो, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सजेशन दूंगी कि आप पहले वो 3 लेक्चर्स देखें, फिर ही ये लेक्चर को कंटिन्यू करें। क्योंकि अब आगे आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, वो सब उधर से कनेक्ट होगा। अगर हम मतलब हम जो भी नया पढ़ेंगे हमें लगेगा कि ये सब तो हमने कुछ ना कुछ इसका पढ़ रखा है। तो वो 3 लेक्चर जो हैं वो हमारे आगे के चैप्टर्स के लिए या आगे की साइकोलॉजी का एक तरह से फाउंडेशन है, जो कि मस्ट है आपको देखने के लिए। अगर आपने वो ऑलरेडी देख लिए हैं या फिर आपको वो सब पता है जो उनमें हमने डिस्कस किया था, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट इज द टॉपिक? साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब हम आज ये वाला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये भी आप ये देखेंगे इसके भी हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखो, मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी सारा कंटेंट मैं इसमें प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये सब डिटेल्स पता होनी चाहिए। मुझसे जितना अच्छे से इलेबोरेट हो सकता है मैं उतना अच्छे से करती हूँ। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे से उसको भी कंसीडर करूँ। तो आइए शुरू करते हैं, अब कोई टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो साइकोलॉजी ऐसे डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या होता है ना। डिसिप्लिन एक तो हम हमेशा सुनते आए हैं स्कूल में कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है स्कूल में, है ना। पूरा सारे रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंट। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब है? द वर्ड डिसिप्लिन मीन्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडीड एंड टॉट एट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, मतलब कोई भी नॉलेज की ब्रांच जिसे अलग अलग लेवल्स पे या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। जैसे कि व्हाट आर वेरियस डिसिप्लिन्स? फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, या फिर आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। मतलब जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, दे आर डिसिप्लिन्स। ओके, दे आर वेरियस सेक्टर्स ऑफ नॉलेज, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, जिन्हें हम अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। अब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये कि साइकोलॉजी क्या किस साइकोलॉजी की मतलब क्या ब्रांच को वो क्या डिफाइन कर रहा है कि, सॉरी, क्या स्टडी करता है साइकोलॉजी? इट स्टडीज बिहेवियर, experiences
एंड मेंटल प्रोसेसेस, है ना। हमने यही तो पढ़ा अपने तीनों पार्ट्स में अभी तक, इनको डिटेल में हमने पढ़ा था। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं समराइज करूँ इस वाली वीडियो में, तो क्या है कि मेंटल प्रोसेसेस क्या है। मैं मेंटल प्रोसेसेस को एमपी करके लिख रही हूँ। दैट इज व्हाट हैपन्स इनसाइड द माइंड और ब्रेन, है ना। व्हाट हैपन्स इनसाइड माइंड या ब्रेन। ये भी हम दोनों इन दोनों टर्म्स का भी इंटरकनेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर 1 मतलब पार्ट 1 आप इसका देखिए, आपको समझ आ जाएगा। देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है कि हाउ वी बिकम अवेयर ऑफ दीज प्रोसेसेस इन कॉन्शियसनेस। मतलब कि एक्सपीरियंस क्या है कि हम इन प्रोसेसेस का, किन प्रोसेसेस का, जो हमारे माइंड में, जो हमारे ब्रेन में हुए हैं, हम कैसे अवेयर हुए हैं इन प्रोसेसेस के बारे में। देन इज बिहेवियर। बिहेवियर क्या है कि हम उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे हम रिस्पोंड करते हैं इन सब के रिगार्डिंग। ओके, तो ये तीन टर्म्स हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स एज ले और कॉमन पर्सन। अब ये क्या होता है ना। जब हम ऑब्जर्व करते हैं एज ले या फिर कॉमन पर्सन, किनको, दूसरों को। ले क्या होता है, सबसे पहले तो ले के बारे में बात करते हैं। ले इज ऑर्डिनरी पीपल। कि मैम आप ये क्या बात कर रहे हो, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहाँ से आ गया अब इसमें। ऑर्डिनरी से क्या मतलब है, दोज हु आर नॉट ट्रेन्ड एज साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, जैसे कि आप अभी बिगनर हैं, तो आप अभी ले पर्सन हैं, आप अभी कॉमन पर्सन है। तो जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो तो क्या होता है कि हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज या फिर हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग का तरीका, वर्ल्ड को, मतलब लोगों को समझने का तरीका, हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या करते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मतलब when we observe others as lay or common person, our own points of view or our ways of understanding the world influence our interpretation of their behaviors and experiences। नहीं आया समझ, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कि क्या है ये। देखो, एज कॉमन पीपल वी ऑफन जज और अंडरस्टैंड अदर्स इनफॉर्मली, है ना, यूजिंग आवर ओन बिलीव्स, वैल्यूज और एजम्पशन। कि हम कॉमन पीपल हैं, मान लेते हैं हमें अभी कुछ भी नहीं पता है, साइकोलॉजी के रूल्स थ्योरीज कुछ भी नहीं पता है, हम कॉमन पीपल है। जो हमने मान लो क्लास 11 से पहले किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी तक हम साइकोलॉजी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। मान लेते हैं हम क्लास 8th में हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा है साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपके करिकुलम में साइकोलॉजी है तो आप अपने आप को ऐसे टाइम पे कंसीडर करिए जब आपको ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो जब आप ले पर्सन थे, तो हम अगर किसी के बिहेवियर को समझना चाहते थे तो हम क्या करते थे, हम उनको जज करते थे, है ना, या फिर इनफॉर्मली उनको समझने की कोशिश करते थे। इसका मतलब क्या है कि हम उनको कैसे उनके बिहेवियर को कैसे स्टडी करते थे। वी स्टडी देम यूजिंग आवर ओन बिलीफ, वैल्यूज और assumptions। ठीक है, कि हम अपने ही बिलीव्स को लेके, अपनी ही वैल्यूज को लेके, अपने ही assumptions को लेके हम उन्हें जज करते थे या उन्हें समझने की कोशिश करते थे, या उनके बारे में हम कुछ इंटरप्रेट करते थे, हम उनका कोई कंक्लूजन निकालते थे, कुछ बताते थे कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और हो भी क्यों ना, है ना,
बिकॉज एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव आता है या फिर ये जो अजम्पशंस आती हैं, ये जो बिलीव्स आते हैं, ये जो वैल्यूज आती हैं, या फिर ये जो परसेप्शन आता है, ये सब कहाँ से आता है ना? कोई एक रात की चीज तो नहीं है ना कि एक ही दिन में या एक रात में ही आपके अंदर आ गया। ये सब कैसे आता है? इट इज शेप्ड बाय कल्चर, फैमिली, रिलीजन, है ना, सोसाइटी, एजुकेशन, या फिर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है ना, तजुर्बा हमारा जिसे हम कहते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई और फैक्टर अभी याद आ रहे हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इन सब फैक्टर्स से ही तो हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, हमारा परसेप्शन, हमारे एजम्पशंस डेवलप होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से मिलके, जैसे हमारा कल्चर क्या है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, हमारा रिलीजन कैसा है, और रिलीजन हमें क्या सिखाता है, हमारी सोसाइटी कैसी है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है, हमारी एजुकेशन कैसी है, हमने किस जगह से एजुकेशन ली है, या फिर हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। इन सब को मिला के ही हम दूसरे लोगों को इंटरप्रेट करते हैं, उनके बिहेवियर को, कि कैसे वो रिस्पोंड कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा रिस्पोंड किया तो ऐसा क्यों किया होगा। ये सब हम इन सब चीज़ों का वो इन्फ्लुएंस पड़ता है उन चीज़ों पे। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा जो पर्सपेक्टिव है, मतलब बिकॉज ऑफ आर पर्सपेक्टिव वी माइट इंटरप्रेट द सेम बिहेवियर डिफरेंटली। ठीक बात है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक कोई पर्सन है, ठीक है, लेट्स से दिस पर्सन इज राम, और राम जो है वो क्वाइटली एक कॉर्नर में बैठा है, ठीक है, चुपचाप बैठा है कॉर्नर में। अब एक कोई और पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। राम क्या है? क्वाइटली सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर, ये चुपचाप जाके कॉर्नर में बैठ गया। मान लो क्लासरूम है, ठीक है, ये हमारा क्लासरूम है, और राम जो है एक कॉर्नर में चुपचाप बैठा है, और ये बाकी 3 स्टूडेंट्स है क्लास में कोई, उन्होंने राम को ऑब्जर्व किया। अब जो ये पर्सन ए है ना, या स्टूडेंट ए है, इसने क्या कहा कि राम है ना शाय है, इंट्रोवर्ट है, ठीक है, इसलिए वो चुपचाप कॉर्नर में बैठा है। बी ने इंटरप्रेट किया कि ही मस्ट बी अपसेट, है ना, इसका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और ये उदास बैठा है। सी ने कहा ये तो बहुत रूड है, आराम से चुपचाप बैठा है, बात ही नहीं कर रहा है हमसे। तो देखो तीनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन राम के बारे में, जबकि पता है असलियत क्या थी, रियलिटी थी कि राम टायर्ड था, थका हुआ था बेचारा, घर पे शायद इसने कुछ ज्यादा काम कर लिया होगा, कुछ भी, तो वो थक गया, तो वो आराम से चुपचाप कॉर्नर में जाके बैठ गया। लेकिन इन तीनों ने क्या क्या इंटरप्रिटेशन बना दी, है ना, सबके अपने अपने पर्सनल थॉट्स आ गए, अपने पर्सनल बिलीफ्स आ गए। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, सब तो हमें पता है। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि साइकोलॉजी में क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, they try to minimize such biases in their explanation of behavior and experience in various ways। मतलब देखो, साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन, कि हम बिहेवियर को, एक्सपीरियंसेस को, मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हैं इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, इन अ साइंटिफिक मैनर, है ना। तो इन सब को एक्सप्लेन करने, जब हमने एक्सप्लेन किया था, हमने इन सब को समझा था, तो हमने देखा था कि सारे ही प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ रही थी। सब्जेक्टिविटी मतलब सबका अपना अपना पर्सनल बायस आ रहा था, है ना।
तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन बायसेस को, जो भी हमने देखे कि तीन लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव थे राम को लेके, तो इन पर्सपेक्टिव को, इन बायसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं वो। तो ये सब कैसे होता है, ठीक है, हाउ, जैसे अब उन तीन बच्चों ने अपना पर्सनल बायस, पर्सनल ओपिनियन दे दिया, ठीक है, किसके बारे में, राम के बारे में। लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट को स्टडी करना हो ये सब, तो साइकोलॉजिस्ट विल ट्राई टू कलेक्ट डाटा, ठीक है। इसी केस में, इसी एग्जांपल में, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट क्या करता, ही विल ट्राई टू कलेक्ट डाटा। जैसे मे बी द चाइल्ड हैज सोशल एंग्जाइटी, शायद बच्चे को सोशल एंग्जाइटी हो, अ हियरिंग प्रॉब्लम, हो सकता है ये हो, या फिर एक्सक्लूडेड फील करता हो वो, उसे लगता हो कि मुझे है ना इंक्लूडेड सा फील नहीं होता है, मुझे एक्सक्लूडेड फील होता है, वो मतलब अपनापन उसे ना दिखता हो, ठीक है। तो मतलब साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को कलेक्ट करेगा, डाटा को पहले कलेक्ट करेगा, फिर उसको स्टडी करेगा, और फिर वो आउटकम देगा, ना कि एकदम से ऐसे ही कुछ भी इंटरप्रेट कर दिया या कुछ भी गेस कर दिया है। गेस वर्क पे काम नहीं करते हैं साइकोलॉजिस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे, अब कैसे के आंसर, कैसे को आंसर करने के लिए क्या है कि एक तरीका तो है कि साइंटिफिक मेथड यूज कर दे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मेथड वन क्या है, साइंटिफिक मेथड्स, जैसे कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हो गया, कि सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व किया है, ऐसे ही नहीं देखती कुछ भी कह दिया, या फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया है, ठीक है। एक तो यही है कि साइंटिफिकली उसने उसको मेजर किया। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव, ये क्या हुआ, ओके, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस, ठीक है। फैक्ट्स एंड एविडेंस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ठीक है, फैक्ट्स हैं, एविडेंस हैं, तो ही वो ऑब्जेक्टिव होगा।
ये दो टर्म्स हम ऑलरेडी वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमने ऑब्जेक्टिव को क्या कहा था? दैट इज जनरल, है ना, जनरलाइज्ड फॉर्म है, यूनिवर्सल है। करी थी ना हमने ये बात। और साइंटिफिक में मतलब सिस्टमेटिक वे में हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, दो फ्रेंड्स हैं, है ना, उन्होंने राम के बारे में क्या कमेंट्स पास किए। एक ने कहा कि मे बी ही इज रूड, तभी वो कोने में जाके बैठ गया है। और एक ने कमेंट पास किया कि वो अपसेट है। ठीक है, ये दो चीज क्या है? दीज आर जस्ट ओपिनियंस, उनके अपने ओपिनियंस हैं, ठीक है, उनका अपना बिलीफ है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट अज्यूम नहीं करते, ठीक है। आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। ये अज्यूम नहीं करते, ठीक है। इंस्टेड व्हाट दे डू, दे मे आस्क द बॉय क्वेश्चंस, मतलब इंटरव्यू करे। नेक्स्ट पेज पे चले। साइकोलॉजिस्ट की क्या अप्रोच रहती है कि वो इंटरव्यू करे, मतलब उससे क्वेश्चंस पूछें कि हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों चुपचाप जाके कोने में बैठ गए हो। या फिर ऑब्जर्व करें उसको, उससे ना पूछे हुए उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके नेचुरल सेटिंग्स में उसे ऑब्जर्व करें। ठीक है, हमने पढ़ा था ना नेचुरल और कंट्रोल्ड के बारे में, पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो या तो इंटरव्यू करे, उससे डायरेक्टली पूछे कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बताओ, या फिर ऑब्जर्व करें उसको। तो एक सिस्टमेटिक वे में उसने अपना जो थ्योरी दी या अपनी कोई स्टेटमेंट दी। And they might find out he is just an introvert and feels more comfortable listening than speaking. और उन्होंने इंटरव्यू करके या ऑब्जर्व करके क्या निकाला, क्या इंटरप्रेट किया कि वो एक इंट्रोवर्ट है और उसे सुनना ज़्यादा पसंद है बोलने से। ठीक है, दिस वे इंस्टेड ऑफ गेसिंग द साइकोलॉजिस्ट यूजेस एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन, मेकिंग द कंक्लूजन साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। मेक सेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अब हमारा? नेक्स्ट पॉइंट इज सम साइकोलॉजिस्ट्स believe that human experience is deeply personal and cannot be fully understood by only looking at face. कुछ ने तो कहा कि साइंटिफिकली स्टडी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना, सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब एक नई बात आई, नहीं तो क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, बट यहाँ पे कि some seek to explain behavior from point of view of experiencing persons because they think that subjectivity is a necessary aspect of human experience. ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस को पढ़ते हुए भी बात की थी कि हमने कहा था कि जो एक्सपीरियंसर है, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, असल में तो वही बता सकता है ना कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। अपनी चीज़ को तो वो खुद ही बता सकता है, दूसरे चाहे साइकोलॉजिस्ट ही हो, एग्जैक्ट तो साइकोलॉजिस्ट भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि इसने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपीरियंसर का पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड क्या चीज़ निकल कर आई कि टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपीरियंसिंग पर्सन, मतलब कि जो पर्सन एक्चुअली
एक्सपीरियंस कर रहा है इंसिडेंट को, वो इम्पोर्टेंट है ना। और ये सेंस भी मतलब इट मेक सेंस, है ना, सेंसिबल सा लग रहा है। उन्होंने क्या किया, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे एम्फेसाइज किया, है ना। पहले वालों ने क्या किया था, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे एम्फेसाइज किया था, और इन्होंने सब्जेक्टिविटी पे। और इन्होंने जो दी थ्योरी, अगर हम उसका एक एग्जांपल लें तो उसको मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब एक एग्जांपल मान लेते हैं, मैं ले लेती हूँ कि कोई कहता है कि आई फील लोनली, मुझे है ना बहुत अकेला अकेलापन सा लगता है। तो कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं है जो उसकी लोनलीनेस को परफेक्टली मेजर कर दे, है ना, कि कितना लोनली फील कर रहा है वो। उसकी इस फैक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को उसकी प्रॉब्लम को सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको पर्सन से पूछना ही पड़ेगा कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या फील होता है, क्या तुम्हारा बिहेवियर रहता है, क्या तुम्हें एक्सपीरियंस होता है, मतलब तुम्हें कैसे लगता है कि तुम लोनली फील कर रहे हो, अपनी लोनलीनेस को एक्सप्लेन करो, ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है। तो यहाँ तो सब्जेक्टिविटी आ गई ना, कि वो पर्सन का ही पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन ट्रेडिशन में अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इज गिवन टू लुकिंग इनवर्ड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। मतलब कि instead of only observing behavior from outside, people are encouraged to reflect on their own thoughts, feelings and experiences, है ना। हमारे इंडिया में बात होती है, क्या बात होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, है ना। हम बात करते हैं ना कि अपने गिरबान में झांक के देखो, तो वो यही बात है, क्या, कि बाहर से ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम किसी के एक्सपीरियंस के बारे में या उनके मेंटेलिटी के बारे में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करें, देखें कि क्या उनकी सोच है, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर को खोजें, है ना, कि रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। और इस सब को करने के लिए क्या यूज होता है, प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस, सेल्फ एनालिसिस, है ना, पता है ये सब हमें। और इस सब से क्या होता है, दिस हेल्प पीपल टू केयरफुली नोटिस व्हाट इज हैपनिंग इन देयर माइंड, है ना। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि उनके माइंड में क्या हो रहा है। इस सब को नोटिस करने के लिए ये सब प्रैक्टिस की जाती है, जो कि क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है। अब आइडिया क्या है, दैट बाय अंडरस्टैंडिंग आवर ओन कॉन्शियसनेस, कि हम खुद की कॉन्शियसनेस, हम खुद की अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ व्हाट, व्हाट इज द आइडिया, कि हम खुद की कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस को समझ के, अवेयरनेस ऑफ व्हाट, थॉट्स एंड इमोशंस, ठीक है। इस सब को हम समझ के वी कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाई वी बिहेव द वे वी डू, ठीक है, कि हम जो बिहेव करते हैं वो हम क्यों करते हैं, हम इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन के बारे में सोचो जहाँ पे आपकी आपके बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, ठीक है।
क्या हुआ? यू हैड फाइट विद योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। अब गुस्से गुस्से में आपने उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, बहुत हार्श वर्ड्स बोल दिया आपने। बाद में जब आप क्वाइटली बैठे अपने घर, चुपचाप बैठे, आपने सोचा, आपने रिफ्लेक्ट किया, आपने ये नोटिस किया कि मैं असल में अपने दोस्त पे गुस्सा नहीं था, मैं तो पहले से ही स्ट्रेस्ड था कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसका प्रेशर हो गया था मेरे माइंड पे। अपने फ्रेंड से मुझे कोई गुस्सा नहीं था, मैं मेरे को उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी थी, या मेरे को कोई गुस्सा नहीं आ रहा था उसके ऊपर। आपने क्या किया? आपने सेल्फ एनालिसिस किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया अपने थॉट्स का, जो आपने बिहेवियर किया है। क्या बिहेवियर किया था आपने? आपने अपने फ्रेंड को हार्श वर्ड्स बोल दिए अपने गुस्से में। तो क्या आपने किया कि आई प्रोजेक्टेड माई स्ट्रेस ऑन टू माई फ्रेंड, मैंने अपने स्ट्रेस को अपने फ्रेंड पे थोप दिया। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन ने आपको क्या हेल्प किया कि आपने रियलाइज किया कि आपके बिहेवियर का रियल कोज क्या था, है ना? तो इसका अब रिजल्ट क्या आया? सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ एनालिसिस हो गया। इसका रिजल्ट आया कि आपने अपने फ्रेंड से माफ़ी मांगी, यू अपोलोजाइज्ड, एंड नेक्स्ट टाइम आपने क्या ट्राई किया कि आप अपने एग्ज़ाम के स्ट्रेस को हैंडल करोगे एक हेल्दी वे में। ठीक है। अपने फ्रेंड को दुख देने की बजाय, उसे हार्श वर्ड्स बोलने की बजाय, आप क्या करोगे? आप उसे एक हेल्दियर वे में उसको मैनेज करोगे। जो आपको एग्जाम का स्ट्रेस हुआ है उसको मैनेज करने की कोशिश करोगे, अपने फ्रेंड को नहीं कोसोगे। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो दिस काइंड ऑफ लुकिंग इनवर्ड मतलब अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की। दैट इज लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना, अपने बिहेवियर के बारे में सोचना कि ये क्यों हुआ है। लुकिंग विद इन, या फिर दिस इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। या फिर इनवर्ड। ठीक है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स, कि क्या मेरे थॉट्स हैं, क्या मेरी फीलिंग्स हैं, है ना? इज एग्जैक्टली व्हाट इंडियन ट्रेडिशन मीन्स। ठीक है, यही इंडियन ट्रेडिशन में एम्फेसाइज किया जाता है, किस पे? सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। और कैसे करते हैं हम? सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ एनालिसिस से, है ना? अब ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का आइडिया है ना, ये वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी इंडिया से बोरो किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो सही बात चल रही है। ठीक है, उन्होंने इंडिया से लिया। ठीक है, उन्होंने भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के रोल को समझना शुरू किया, इस पे एम्फेसिस किया। सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, सेल्फ नॉलेज हो गया, या फिर सेल्फ एनालिसिस हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने एम्फेसाइज करना शुरू किया, क्योंकि पहले तो वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या थी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस किया है ना, कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम उसी से तो स्टडी कर सकते हैं, या हम उसी से तो कोई थ्योरी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा इस पे भी एम्फेसाइज करना शुरू किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बेस्ड है। दैट इज
CBT. What is CBT? CBT is cognitive behavioral थ्योरी. ठीक है. अब मैं इसको आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होता है. ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि लोगों को हेल्प करता है किस चीज़ में, टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड बिहेवियर. ठीक है. कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर. ठीक है. इन सब में कनेक्शन समझने के लिए हेल्प करता है. अगर मैं सीबीटी का ही एक एग्जांपल दूं, आई डोंट नो इसमें आज क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो अगर सीबीटी का ही हम एक एग्जांपल लें तो मतलब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैं इस बार एग्जाम्स में फेल हो जाऊंगा. ठीक है. मतलब उसका एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हुआ. क्या? कि मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम्स में. ठीक है. इसकी वजह से क्या हुआ, इस नेगेटिव थॉट की वजह से क्या हुआ, उन्होंने क्या फील किया, एंग्जियस हो गए वो. टुडे दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. चलो मैं इसे कट कर देती हूँ. ओके. एंग्जियस हो गए, होपलेस फील करने लग गए कि कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, या फिर स्ट्रेस हो गया उनको. ठीक है. ये सब क्या थी, ये फीलिंग थी. और अब इन फीलिंग से या इस एक्सपीरियंस से क्या बिहेवियर आया उनका, बिहेवियर आया कि उन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया, स्टॉप्ड स्टडिंग. ठीक है. या फिर रिवीजन नहीं की, अवॉइडेड, या फिर अवॉइडिंग रिवीजन. ठीक है. ये बिहेवियर आया. क्या? पहले नेगेटिव थॉट जनरेट किया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा. फिर फीलिंग क्या आई, एंग्जियस हो गई, एंग्जाइटी हो गई, होपलेसनेस आ गई, स्ट्रेस आ गया. और इसके रिजल्ट में बिहेवियर क्या रहा कि पढ़ना बंद कर दिया या रिवाइज नहीं किया. उन्होंने सोचा कि फेल तो होना ही है, तो क्या टाइम वेस्ट करना पढ़ के. लेकिन मान लो अब ये बच्चा एक थेरेपिस्ट के पास गया, एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया, तो उसको साइकोलॉजिस्ट ने उसकी पूरी मतलब पूरा स्टडी किया ये केस की, अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है. तो उन्होंने उसको सीबीटी थेरेपी दी, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे मत सोचो कि आई विल फेल इन द एग्ज़ाम. आप ये सोचो, आई हैव स्टडीड बिफोर एंड आई हैव डन वेल, कि मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ, मैंने अच्छा किया था, और अगर मैं अच्छे से प्लान करूँ, इफ़ आई प्लान प्रॉपरली, तो मैं पास हो सकता हूँ, आई कैन पास. उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट ने सीबीटी थ्योरी के अंदर क्या किया, एक न्यू पॉजिटिव थॉट दिया. है ना. पहले वो नेगेटिव थॉट लेके शुरू कर रहा था, अब एक उसको न्यू पॉजिटिव थॉट मिला, जिससे कि एंग्जाइटी रिड्यूस हुई. इस पॉजिटिव थॉट ने क्या किया, एंग्जाइटी को कम किया. एंग्जाइटी कम हुई तो मोटिवेशन आया. मोटिवेशन आया तो क्या हुआ, पढ़ना शुरू कर दिया, इंक्रीज्ड स्टडी आवर्स. अब पढ़ना ज़्यादा शुरू किया तो क्या रिजल्ट मिला उसको, बेटर परफॉर्मेंस. फेल ही नहीं हुआ, पास हो गया. तो सीबीटी इस तरह काम करती है. ठीक है. एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये थेरेपी है. और यूजुअली जो सीबीटी है ना हमारी, वो ऐसे ही केसेस में दी जाती है. ये थेरेपी ऐसे ही केसेस में दी जाती है. कैसे केसेस में, जैसे एंग्जाइटी हो जाए, जब किसी को स्ट्रेस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए. ठीक है. किसी को किसी चीज़ का फोबिया हो जाए, है ना,
तो सीबीटी थ्योरी ही यूज की जाती है इन सब केसेस में। तो अगर मैं इस सब को कंक्लूड करूं जो भी हमने अब तक पढ़ा है, तो कंक्लूजन में क्या है, दैट सम साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन साइंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, कुछ तो साइंस और ऑब्जेक्टिविटी पे काम करते हैं, एंड सम ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। लेकिन दोनों का ही गोल जो है वो सेम है। क्या गोल है? टू स्टडी बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस, है ना। यही तो है सबका गोल, कि अल्टीमेटली हमें बिहेवियर स्टडी करना है, एक्सपीरियंस स्टडी करना है और मेंटल प्रोसेस स्टडी करने हैं, बट इन अ सिस्टमैटिक वे। ये इंपॉर्टेंट है ना, सिस्टमैटिक वे में चलना है, ऐसे ही कुछ भी गेस वर्क नहीं करना है। सिस्टमैटिक वे मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है ना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। या फिर हम कहें कि नॉट रैंडम गेसेस, ऐसी कुछ भी रैंडम गेस नहीं करना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलना है। दोनों ही केसेस में सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। दूसरा क्या है? टू मेक एक्सप्लेनेशन वेरीफाइबल, कि चलो एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ दे भी दी, पर वो वेरीफाइबल भी तो होनी चाहिए, कि अगर कोई और भी उन एक्सप्लेनेशंस को स्टडी करे, चेक करे, तो वो कंफर्म हो जाए, है ना, वो वेरीफाई हो जाए। तो क्या था, क्या एम था, क्या गोल था इन दोनों मेथड्स का? एक तो था सिस्टमैटिक वे, और दूसरा जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, है ना। एग्री कर रहे हो सब? अगर एक मैं लास्ट एग्जांपल से समझाऊं, मतलब सम अप करने के लिए एक एग्जांपल दूं, तो मान लो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एग्जाम के स्ट्रेस को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। क्या है? साइकोलॉजिस्ट्स वांट टू स्टडी एग्जाम स्ट्रेस। ठीक है, एग्जाम से पहले क्या स्ट्रेस होता है, ड्यूरिंग, मतलब ये सब वो स्ट्रेस समझना चाहते हैं। तो इस सब को समझने के लिए, ठीक है, ऐसे थोड़ा डिफरेंशिएट सा कर लेते हैं, हम दोनों केसेस को समझेंगे। वन ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने तो यूज किया साइंटिफिक मेथड, ठीक है, क्या यूज किया? साइंटिफिक मेथड यूज किया। और एक ने क्या यूज किया? सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रोसेस। मतलब क्या क्या किया इन्होंने, साइंटिफिक मेथड वाले ग्रुप ने क्या किया कि उन्होंने स्टूडेंट की हार्ट रेट को मेजर किया, उसका बीपी मेजर किया, एग्जाम से पहले भी एंड आफ्टर भी, मतलब पहले भी और बाद में भी एग्जाम के, कि पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया, ठीक है। और फिर ये स्टडी किया इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर दैट हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स द बॉडी, है ना। ये जो हार्ट रेट मेजर किया, ये जो बीपी मेजर किया, इससे यही तो पता चलेगा ना कि स्ट्रेस हुआ, एग्जाम का स्ट्रेस हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बॉडी पे। तो ये एक साइंटिफिक मेथड हो गया, है ना। मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी आएगी इसमें। ऑब्जेक्टिविटी क्या आएगी कि हमारे पास पहले से ही प्री डिसाइडेड फैक्टर्स हैं, हार्ट रेट और बीपी प्री डिसाइडेड फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव है ना, ये दोनों फैक्टर्स पहले से ही डिसाइडेड है, और इनको यूज करके उन्होंने उसकी
स्ट्रेस लेवल को मेजर करने की कोशिश की। सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले ग्रुप ने क्या किया कि स्टूडेंट से कहा कि आप एक जनरल लिखें जिसमें आप बताएंगे कि आप कितने नर्वस हैं या कितने कॉन्फिडेंट हैं एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी, या एग्जाम के टाइम पे भी पूरा अपने बारे में बताइए। सेल्फ एनालिसिस करके एक जर्नल दीजिए, एक लिखित में पूरा डिटेल बताइए। तो उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन का मेथड यूज किया, लेकिन गोल तो दोनों का सेम था ना, कि सिस्टमेटिक वे में स्ट्रेस को समझना कि एग्जाम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या स्ट्रेस है, क्या कितना स्ट्रेस ले रहे हैं बच्चे या नहीं ले रहे हैं, कॉन्फिडेंट है क्या, उस सब को समझने के लिए दो स्ट्रेटेजीज अपनाई। दोनों ही ठीक है अपने आप में, है ना, तरीके अलग, लेकिन कंक्लूड तो दोनों एक सिस्टमेटिक वे में ही करेंगे। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं कि हमने अब तक इस लेक्चर में क्या पढ़ा, कि साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू रिड्यूस पर्सनल बायस। ठीक है, तरीका कोई भी हो, साइकोलॉजिस्ट का जो मेन गोल है वो यही है कि जो पर्सनल बायस है उनको हमें रिड्यूस करना है। कुछ साइंटिफिक मेथड्स पे, ऑब्जेक्टिव मेथड्स पे रिलाई करते हैं, जबकि कुछ जो है वो एम्फोसाइज किस पे करते हैं, पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे वो एम्फेसाइज करते हैं कि हम पहले पर्सनल चीज़ों को समझें, सब्जेक्टिविटी समझें, लोगों का नज़रिया देखें उन्हीं के बारे में। ये नहीं कि हम किसी और से जाके पूछ रहे हैं कि हाँ भाई उसके बारे में बता दे, नहीं नहीं नहीं, हम एक्सपीरियंसर, द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसेस द स्टिम्युलस, उसका रिस्पॉन्स हम जानना चाहते हैं, उसका एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट, वट एवर मेथड इज यूज, psychology always aims to study behavior, experience and mental processes in a systematic and a verifiable way. आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ ग्लिच आ रहा है, पता नहीं क्या है वो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई आपको लगता है कि बिगनर है, वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है एक डिटेल्ड मैनर में, तो उसके साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो, सजेशन हो या कोई भी फीडबैक, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कमेंट ज़रूर करें। So that's all for today. Thank you. Have a good day. Bye.